अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं यूनिट 1 से है और टॉपिक है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बेसिकली नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं। इनके बाहर किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है और ये तकरीबन तमाम तरह के सेल्स में मौजूद हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं या यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो number 1 point, these are non-membranous organelles and number 2 they are known as tiny granules। क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में हमें ग्रेन्यूल्स की तरह से नज़र आते हैं तो इनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कि these are just like a tiny granules, दानेदार। इनको केमिकली हम क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। इनका केमिकल नेम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स है। इस नाम से साफ जाहिर है कि ये दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल हैं। नंबर 1 राइबोसोमल आरएनए एंड नंबर 2 राइबोसोमल प्रोटीन्स। याद रहे, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, कंपोजिशन दोनों सेल्स के राइबोसोम्स की सेम है। 50% राइबोसोमल आरएनए है और 50% राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं। राइबोसोमल आरएनए कहाँ सिंथेसाइज होता है? न्यूक्लियोलस में। राइबोसोमल आरएनए कहाँ सिंथेसाइज होगा? न्यूक्लियोलस में। और राइबोसोमल प्रोटीन्स कहाँ सिंथेसाइज होंगी? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में भी याद रहे, ये राइबोसोमल प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करेगा? फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज करेंगे। अब ये राइबोसोमल प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए इन दोनों ने आपस में अटैच होना है। तो जाहिर है अटैच होने के लिए या तो राइबोसोमल आरएनए को न्यूक्लियोलस से बाहर आना पड़ेगा राइबोसोमल प्रोटीन के पास, या राइबोसोमल प्रोटीन को अंदर जाना पड़ेगा न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए के पास, तभी ये दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो राइबोसोमल प्रोटीन साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज हुई हैं, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट की जाती हैं इनटू द न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर्स, ट्रांसफर टू द न्यूक्लियोलस। अब ये राइबोसोमल प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म में बनी थी वो न्यूक्लियोलस में चली गई हैं और वहाँ पर राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच होकर राइबोसोमल सब यूनिट्स बना देंगी। तो in nucleolus ribosomal RNA and ribosomal proteins combine with each other to form ribosomal subunits। राइबोसोमल सब यूनिट्स की अगर हम बात करें तो ये प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट हैं और यूकैरियोट्स में डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो दो सब यूनिट्स हैं, एक लार्जर सब यूनिट दैट इज नोन एज 50S and other is smaller subunit that is known as 30S। अब ये 50S और 30S जब आपस में अटैच होते हैं तो जो रिजल्टिंग राइबोसोम बनता है that is 70S। S का मतलब है यहाँ पर सेडिमेंटेशन रेट, या साइंटिस्ट के नेम पर इसको स्वेडबर्ग यूनिट भी कहा जाता है। तो ये 70S बेसिकली सेडिमेंटेशन रेट की वैल्यू है। ये राइबोसोम का साइज नहीं है, साइज इसका नैनोमीटर्स में होता है, लेकिन वो पंजाब टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है तो हमें करने की जरूरत भी नहीं है। ये 70S राइबोसोम्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं? नंबर 1 प्रोकैरियोट्स में मौजूद हैं, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद हैं, नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट में। क्योंकि आप सेकंड ईयर एवोल्यूशन में एंडोसिम्बायोट थ्योरी में ये बात पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है और क्लोरोप्लास्ट सियानोबैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम हैं वो 70S होते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम की बात करें तो इसके लार्जर सब यूनिट 60S है और इसका स्मॉलर सब यूनिट 40S है। जब ये 60S और 40S आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, तो जो रिजल्टिंग राइबोसोम बनता है दैट इज ऑफ 80S। और ये 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं। नंबर 2 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर अटैच होते हैं 80S राइबोसोम्स। उसके बाद
अगर पूछा जाए व्हाट इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, कि राइबोसोम कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोम्स की फैक्ट्री क्या है, तो ऑब्वियसली हम आंसर करेंगे न्यूक्लियोलस, क्योंकि मैंने अभी बताया राइबोसोमल प्रोटीन न्यूक्लियोलस में जाती हैं और यहाँ पे राइबोसोम बनाती हैं। व्हाट इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की फैक्ट्री कौन है, तो आंसर होगा राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना। अगर मैसेंजर आरएनए के साथ काफी ज्यादा राइबोसोम अटैच हो जाएं एट द सेम टाइम, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को पोलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। ये रेड कलर में राइबोसोम्स ड्रॉ किए गए हैं और ब्लैक कलर में जो फाइबर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, दिस वन इज नोन एज मैसेंजर आरएनए। इसको हम मैसेंजर आरएनए कहेंगे। और रेड कलर में जो अटैच हैं दीज आर राइबोसोम्स, तो इसको हम पोलीसोम कहते हैं। यहां पर क्वेश्चन वो पूछ सकता है, राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर आरएनए एट विच एंड, द आंसर विल बी 5 प्राइम एंड। राइबोसोम हमेशा मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड पर अटैच होते हैं, जैसा कि आपने सेकंड ईयर की बुक में ट्रांसलेशन के टॉपिक में पढ़ा है कि राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड पर अटैच होते हैं। अगर वो स्टेटमेंट को चेंज कर दे, वो ये कहे कि राइबोसोम ट्रांसलोकेट टूवर्ड्स डैश एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए, देन आंसर विल बी 3 प्राइम। तो अटैच कहां होते हैं 5 प्राइम एंड पे, और मूव किस डायरेक्शन में करते हैं 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। यहां तक राइबोसोम का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये बेसिकली नेटवर्क है चैनल्स का, या कह लें ट्यूब्यूल्स का या लेमिला का, जो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म जो है वो मौजूद है। एक तरफ तो ये नेटवर्क अटैच है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, और दूसरी तरफ ये नेटवर्क अटैच है सेल मेम्ब्रेन के साथ, कॉन्टिन्यूस विद द न्यूक्लियर एनवेलप एंड आल्सो इन कॉन्टैक्ट विद द सेल मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नंबर 2 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जाहिर सी बात है चैनल्स होंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको सिस्टर्नी कहा जाएगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको सिस्टर्नी कहा जाएगा। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिस्टर्नी मौजूद हैं वो ज़रा वाइड होंगे, फ्लैट होंगे, चौड़े होंगे, चपटे होंगे, आप इस तरह से कह लें, तो इनको सिस्टर्नल सैक्स की टर्म ज़्यादा बेटर यूज़ की जाती है। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी या चैनल्स हैं वो बेसिकली टिब्यूल शेप हैं, तो ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में होंगे, टिब्यूल शेप में। तो ये शेप आपने याद रखनी है, यहाँ पर ज़रा सैक लाइक है वाइडर, और यहाँ पर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक। उसके अलावा सेकंड डिफरेंस है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स मौजूद हैं और इसीलिए इसकी सरफेस जो है वो रफ होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई राइबोसोम मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इसकी सरफेस स्मूथ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ही फंक्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। याद रहे राइबोसोम इनकी सरफेस पर मौजूद हैं, इनके अंदर मौजूद नहीं है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शंस बुक में मेंशन है उसमें नंबर 1 कैल्शियम स्टोरेज। ये कैल्शियम स्टोरेज वाली बात आप सेकंड ईयर में चैप्टर 16 में स्केलेटल मसल्स के टॉपिक में भी पढ़कर आए थे, जहां आपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था कि उसमें अंदर कैल्शियम स्टोर होता है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही टाइप है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। कैल्शियम स्टोरेज, नंबर 2 डिटॉक्सिफिकेशन, नंबर 3 लिपिड मेटाबॉलिज्म, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट एंड नंबर 5 नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। अब क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर में बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि लीवर ने डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है। इसी तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनानी है, तो ये भी लीवर के सेल्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि लीवर ने बहुत सी प्रोटीन्स भी बनानी होती हैं।
ये तो इनके सेपरेट फंक्शंस थे। रेड कलर से एक फंक्शन लिखा गया है मैकेनिकल सपोर्ट। ये जो मैकेनिकल सपोर्ट है ये दोनों का कलेक्टिव फंक्शन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ये दोनों मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में एब्सेंट होता है जिन्होंने कोई प्रोटीनेशियस सिक्रीशन सिक्रीट नहीं करनी होती। मिसाल के तौर पर आप बात कर लें कॉर्पस ल्यूटियम की या लेट्स सपोज लिडिक सेल्स की। कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन बनाना है, दैट इज स्टीरॉयडल इन नेचर, तो वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। फिर इसी तरह से आप बात कर लें लिडिक सेल्स की, उन्होंने टेस्टोस्टेरोन बनाना है, दैट इज स्टीरॉयडल इन नेचर, इन्होंने कोई प्रोटीनेशियस सिक्रीशन सिक्रीट नहीं करनी, तो इसलिए वहां पर भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। अच्छा, दो बातें सुन लेंगे। फ्री राइबोसोम भी प्रोटीन्स बनाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले राइबोसोम भी प्रोटीन्स बनाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्री राइबोसोम वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे जिन प्रोटीन्स ने सेल के अंदर ही इस्तेमाल होना है, यानी उनकी पैकिंग नहीं होनी है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जिनकी पैकिंग होनी होती है और जिन्होंने सेल से बाहर सेक्रीट होना होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ राइबोसोम्स, द आंसर विल बी फ्री राइबोसोम, क्योंकि हीमोग्लोबिन ने सेल के अंदर रहना है, उसकी पैकिंग नहीं होनी। और अगर आपसे कहा जाए इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय, तो इंसुलिन जाहिर है ऐसी प्रोटीन है जिसने सेल से बाहर सेक्रीट होना है, तो ये कौन सिंथेसाइज करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तीन वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट बुक्स में या डिफरेंट जगह पर यूज होते हैं। बाज़ औक़ात हम इसको गोल्जी बॉडी कहते हैं, बाज़ औक़ात गोल्जी अपरेटस कहते हैं, और बाज़ औक़ात हम गोल्जी कम्प्लेक्स की टर्म यूज करते हैं। तो समझ नहीं आ रहा होता कि इन तीनों में कोई डिफरेंस है या एक ही चीज़ के ये सारे मुख्तलिफ नाम हैं। तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो एक सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टर्नी है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो फिर तो हम इसके लिए टर्म यूज करेंगे गोल्जी बॉडी। और अगर काफी ज्यादा सैक लाइक स्ट्रक्चर या काफी ज्यादा सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो गए हैं, बुक की लाइन है अ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स इज कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। तो जब काफी ज्यादा ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं मैंने 3 सैक लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ किए हैं, जब ये इस तरह से पाइल अप हो जाते हैं तो फिर इसको हम गोल्जी अपरेटस कह देते हैं। ठीक है। और अगर गोल्जी अपरेटस के साथ वेजिकल्स एसोसिएट हो जाएं, इनको एसोसिएटेड वेजिकल्स कहा गया है बुक में। एंड नंबर 2, इनके साथ अगर टिब्यूल्स मौजूद हों। एक्चुअली होता यह है कि सेल में काफी ज्यादा गोल्जी अपरेटस होते हैं। लेट्स सपोज ये एक गोल्जी अपरेटस है और ये दूसरा गोल्जी अपरेटस है, तो ये आपस में अटैच होंगे विद द हेल्प ऑफ दीज टिब्यूल्स, विद द हेल्प ऑफ दीज टिब्यूल्स। इन टिब्यूल्स के जरिए से ये गोल्जी अपरेटस आपस में अटैच हैं। जब सारे गोल्जी अपरेटस आपस में अटैच हो जाते हैं टिब्यूल्स के जरिए से और उनके साथ वेजिकल्स एसोसिएट होते हैं, तो फिर उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स। ये नीचे जो है वो लेबल किया है, इस डायग्राम के लिए हम टर्म यूज करेंगे गोल्जी कम्प्लेक्स। इसी तरह से एक चौथी टर्म भी आपने शायद कभी सुनी हो, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम भी गोल्जी अपरेटस के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो प्लांट्स में यूज करते हैं। प्लांट्स में डिक्टियोसोम का टर्म क्यों यूज करते हैं? एक्चुअली प्लांट्स में गोल्जी कम्प्लेक्स नहीं बनता। प्लांट्स में जो गोल्जी अपरेटस हैं या स्टैक ऑफ गोल्जी बॉडी है, ये अलग अलग मौजूद होते हैं और डिस्पर्स्ड होते हैं, तो इसलिए उनके लिए हम डिक्टियोसोम की टर्म यूज करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि डिक्टियोसोम की टर्म एक्चुअल में गोल्जी अपरेटस के पैरेलल है। इसी डायग्राम को, इसी स्ट्रक्चर को डिक्टियोसोम कहा जा रहा होता है। तो प्लांट्स में ये डिक्टियोसोम्स अलग अलग होते हैं, वो आपस में अटैच नहीं होते, तो इसलिए गोल्जी कम्प्लेक्स नहीं कहते, प्लांट्स में डिक्टियोसोम की टर्म यूज करते हैं। ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। उसके बाद चलते हैं कि कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। नंबर 1, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, अभी हमने डिस्कस कर लिया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अभी डिस्कस किया कि वो स्टीरॉयड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है और लिपिड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर सिंथेसाइज होने वाली प्रोटीन्स हो सकता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाएं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन आने वाली प्रोटीन्स को, स्टीरॉइड्स को और लिपिड्स को डिफरेंट ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स में पैक कर दे।
और ये भी हो सकता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करने के बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रांसफर ना करे, बल्कि खुद ही उन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स में पैक कर दे। बहरहाल ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेंगे, या रफ से या स्मूथ से, और ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं, स्टीरॉइड्स भी हो सकते हैं। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स यहां से मूव करेंगे और गोल्जी अपरेटस के साथ जाकर फ्यूज हो जाएंगे। ये आपको नजर आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स फ्यूज हो गए हैं। अब ट्रांसपोर्ट वेजिकल जिस फेज पे जाके फ्यूज होंगे उसको फॉर्मिंग फेज कहा जाएगा। बेसिकली यही वो वेजिकल्स हैं जो आपस में मर्ज होते जाएंगे तो गोल्जी बॉडी या सिस्टर्नी बनते जाएंगे। तो ये वो साइड है जिसको हम फॉर्मिंग फेज कहते हैं, यानी यहां से गोल्जी अपरेटस बन रहा होता है। इसको फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है, सिस फेस भी कहा जाता है, आउटर फेस भी कहा जाता है, कन्वेक्स फेस भी कहा जाता है और प्रोक्सिमल फेस भी कहा जाता है। ये तमाम नेम्स यूज होते हैं, ये सारे आप याद रखेंगे। अब फॉर्मिंग फेज के बाद जो दरमियान में सिस्टर्नी है, इनको मीडियन सिस्टर्नी या मीडियन फेज कहा जाता है, जहां पे गोल्जी अपरेटस इनको मॉडिफाई करता है, इनमें डिफरेंट चेंजेस लेकर आता है। और उसके बाद अगर इस वाली साइड की बात करें तो ये मैच्योरिंग फेज है, क्योंकि यहाँ से वो तमाम प्रोटीन्स और तमाम लिपिड्स और तमाम स्टीरॉइड्स मॉडिफाई होने के बाद पैक किए जाते हैं और सेक्रीट किए जाते हैं। तो इसलिए इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं मैच्योरिंग फेज, ट्रांस फेज, इनर फेज, कंकेव फेज और डिस्टल फेज। ये पांचों टर्म्स हम मैच्योरिंग फेज के लिए यूज करते हैं। तो एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है कि कौन सी टर्म फॉर्मिंग फेज के लिए यूज हो रही है और कौन सी टर्म जो है वो मैच्योरिंग फेज के लिए यूज हो रही है। और यहाँ से जो वेजिकल्स निकलते हैं जिन्होंने डिफरेंट मॉडिफाइड प्रोटीन्स या लिपिड्स को पैक किया होता है, उनको गोल्जी वेजिकल्स कहते हैं। अब ये गोल्जी वेजिकल्स हो सकता है सेल के अंदर कुछ देर स्टे करें या डायरेक्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर अपने अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स को सेल से बाहर सेक्रीट कर दें। नेक्स्ट, इसके मैकेनिज्म जो है वो 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। ये 4 स्टेप्स और इन 4 स्टेप्स का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू में वो ये सीक्वेंस पूछ सकता है। नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या है? रिसेप्शन। ये देखें, गोल्जी अपरेटस ने क्या करना है? रिसीव करना है इन मॉलिक्यूल्स को, दैट इज रिसेप्शन। नंबर 2, गोल्जी अपरेटस ने क्या करना है? इनको मॉडिफाई करना है, इनकी मॉडिफिकेशन करनी है। ठीक है, क्या मॉडिफिकेशन करनी है अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मॉडिफिकेशन जो है करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद क्या करना है? उसको पैक करना है, मॉलिक्यूल्स की पैकिंग करनी है और पैकिंग करने के बाद उसको सेक्रीट कर देना है। मैच्योरिंग फेज से उसकी सेक्रीशन हो जानी है। 4 स्टेप्स का सीक्वेंस याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले तो जहन में आता है सेल सेक्रीशंस। तो जिन जिन सेल्स ने सेक्रीशन में रोल प्ले करना होता है उन सेल्स में गोल्जी अपरेटस बहुत ज्यादा फंक्शनल होंगे। नंबर 2, ये मॉडिफिकेशंस करते हैं। मॉडिफिकेशंस जो हमारी बुक में दी गई हैं वो सिर्फ एक ही मॉडिफिकेशन दी गई है, दैट इज ग्लाइकोसाइलेशन। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है ये सिर्फ ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं, नहीं, बहुत ज्यादा तरह की मॉडिफिकेशंस करते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की तरह से मॉडिफाई करते हैं। हमारी बुक में एक ही बात है, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स में बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स को कन्वर्ट कर देंगे ग्लाइकोलिपिड्स में बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो सच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस आर डन बाय द गोल्जी अपरेटस। उसके अलावा लाइसोसोम फॉर्मेशन। लाइसोसोम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर मजीद डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम फॉर्मेशन भी गोल्जी अपरेटस का ही फंक्शन है। उसके बाद एंड पे मैंने लिखा है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस। ये बुक में इस टॉपिक में ये वाला फंक्शन मेंशन नहीं है, लेकिन आपने चैप्टर नंबर 21 सेकंड ईयर सेल साइकिल में साइटोकाइनेसिस में ये बात पढ़ी हुई है कि प्लांट्स में क्लीवेज फ्लोइंग नहीं होती, फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन होती है। हमने डायग्राम भी बना दी है। लेट्स सपोज ये प्लांट सेल है, ब्लैक कलर में इसकी सेल वॉल शो की गई है, रेड कलर में सेल मेम्ब्रेन शो की गई है और अब इस सेल में साइटोकाइनेसिस होनी है, डिवीजन होनी है। तो आप देखें ये गोल्जी वेजिकल्स सेल के सेंटर में इकट्ठे हो गए। जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं दीज आर गोल्जी वेजिकल्स। और गोल्जी वेजिकल्स के अंदर जो ब्लैक कलर के मैंने डॉट्स लगाए हैं, ये ब्लैक कलर के डॉट्स एक्चुअल में क्या हैं? ये बेसिकली सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मटेरियल है।
ये क्या है? सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मटेरियल। सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मटेरियल है ये। अब क्या होगा जब ये वेसिकल्स आपस में इकट्ठे हैं और जब ये फ्यूज होंगे, जरा गौर से देखेंगे। अब मैं इनको आपस में फ्यूज करने लगा हूं। जब ये आपस में ऐसे फ्यूज हो जाएंगे तो आप साफ देख सकते हैं कि गोल्जी वेसिकल्स की मेम्ब्रेन सेल की मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगी। ये ऊपर वाले सेल की मेम्ब्रेन अलग हो गई और नीचे से ये सेल मेम्ब्रेन अलग हो गई। तो जो पहले गोल्जी वेसिकल्स की मेम्ब्रेन थी, अब वही सेल की मेम्ब्रेन बन चुकी है। और इसके दरमियान में ब्लैक कलर में जो सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मटेरियल है, ये मटेरियल क्या करेगा? सेल वॉल बना देगा इकट्ठे होकर। एक तो ये सेल वॉल ऐसे ऊपर वाले सेल के लिए आ जाएगी और ये सेल वॉल ऐसे नीचे वाले सेल के लिए आ जाएगी। तो इस तरह से सेल वॉल की सिंथेसिस में भी रोल प्ले कर रहा है गोल्जी एपरेटस और सेल मेम्ब्रेन में भी कर रहा है गोल्जी एपरेटस। तो ये था जी यहाँ तक हमारे पास गोल्जी एपरेटस। थैंक यू।